अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस विद अदनान मोइन। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये आपके पेपर 1 कंप्यूटर सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर का पहला सब टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की इम्पोर्टेंस क्या है सिस्टम के अंदर, और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का सीपीयू के साथ क्या ताल्लुक है। तो आइए आज से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी समझ सकते हैं। ये हर जगह है। ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप में, या फिर आपके टैबलेट पीसीज में, या फिर स्मार्टफोन्स में, या फिर और कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस जो आजकल के मॉडर्न एरा में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप ज़रूर मौजूद होगी। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग चिप करती क्या है? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है कंट्रोल यूनिट, और एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और थर्ड है रजिस्टर्स एंड बसेस। ये 3 मेन पार्ट्स क्या काम करते हैं, इसको डिटेल में इस चैप्टर में समझना है, और जॉन वॉन न्यूमैन ने इन पार्ट्स की क्या फंक्शनैलिटी सेट की है हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये देखिए कि कंट्रोल यूनिट का काम सिर्फ ये है कि ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, जस्ट लाइक अ मास्टर कंट्रोल, जस्ट लाइक हेड। इसका काम है तमाम परमिशंस को इशू करना। कोई ऑपरेशन, कोई कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क मेन मेमोरी को डेटा भेज सकती है कि नहीं भेज सकती, या फिर प्रिंटर को डेटा मेन मेमोरी से भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। अगर कंट्रोल यूनिट परमिशन देगा तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशन से तो आप फेमिलियर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर एग्जाम्पल। कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। इसके लिए हम कुछ लॉजिक सर्किट्स का यूज़ करते हैं। इन लॉजिक सर्किट्स को हम चैप्टर नंबर 10 में दोबारा भी डिटेल में देखेंगे। तो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के अंदर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरी चीज़ है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर बेसिकली इंटरनल स्टोरेज। जैसे कि आपकी रैम है, रैम को मैं एक्सटर्नल स्टोरेज समझ सकता हूँ कि एक डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंपोनेंट है जो सीपीयू को जो डेटा चाहिए उसको ये अपने पास स्टोर करके रखती है। लेकिन जब सीपीयू डेटा मेन मेमोरी से यानी रैम में से फैच कर लेता है, ले लेता है, तो फिर इंटरनली जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस डेटा को होल्ड करने का, संभाल के रखने का, वो है रजिस्टर्स। अब इन रजिस्टर्स तक डेटा पहुंचता कैसे है? इन रजिस्टर्स तक डेटा पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो वायर्स, विद द हेल्प ऑफ टाइनी लिटिल वायर्स। उन वायर्स को हम कहते हैं बसेस। ये वायर्स हैं हमारे पास, बसेस। तो ये बसेस या ये वायर्स डेटा को एक्सटर्नल कंपोनेंट से इंटरनल कंपोनेंट तक, या फिर इंटरनल कंपोनेंट्स के दरमियान ही यानी विद इन इंटरनल कंपोनेंट्स डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शेयर करने में हेल्प आउट करते हैं। तो रजिस्टर्स एंड बसेस ये तीसरा मेन कंपोनेंट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। लेकिन ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जो आजकल के कंप्यूटर्स में आप देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डेवलप होके हम इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंच गए, इसकी हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1940s और 1950s के दरमियान अराउंड इन सालों में जो बन रहे थे, उनके अंदर जो हमारा मेन हार्डवेयर कंपोनेंट था वो होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो हमारे कंप्यूटर्स जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ बनते थे वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जस्ट लाइक दीज नियॉन बल्ब्स जो हमारे अक्सर हेडलाइट्स वगैरह में लगे हुए होते हैं, कार की, बाइक की, इस तरह की नियॉन बल्ब से, ये वही वैक्यूम ट्यूब्स हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स के साथ बनते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स का साइज़ बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, बहुत स्लो प्रोसेसिंग थी, रिलायबल भी इतने नहीं थे, बहुत ज़्यादा हाई पावर कंजम्पशन थी। ये तमाम प्रॉब्लम तो थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के एरा में ये बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे एट दैट टाइम। जब हम सेकेंड जनरेशन में दाखिल हुए बिटवीन 1950s एंड 1960s रफली, तो हमारा मेन कंपोनेंट, मेन हार्डवेयर कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। सही है, ट्रांजिस्टर एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत छोटा था, पावर कंजम्पशन बहुत कम थी, हीट जनरेशन एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स बहुत कम थी, एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब फास्टर इसकी जो है वो कम्युनिकेशन थी, मोर रिलायबल था,
कमर्शियल कंप्यूटर्स में यूज़ होना भी शुरू हो गया था, तो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास एक मेन कंपोनेंट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का था। फिर ट्रांजिस्टर से हमने जो एक और एडवांस फॉर्म जनरेट की वो कहलाती थी आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हमने क्या किया, इस सिलिकॉन चिप के अंदर, स्मॉल चिप के अंदर मैंने मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगा दिए। फॉर एग्जांपल 8 ट्रांजिस्टर्स, 16 ट्रांजिस्टर्स, 32 ट्रांजिस्टर्स, लाइक दिस। तो जब मैंने मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल आईसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, तो ऐसे सर्किट को हमने नाम दिया इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर शॉर्ट में आईसी। अब इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर हो सकते हैं ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। सही, स्मॉलर इन साइज है, फास्टर है, मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, क्योंकि एक चिप के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ये चीपर था, सही है, और हमने जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर इन्हीं आईसीज का यूज़ करना शुरू किया था। फिर इन आईसीज की एक एडवांस फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्म, कितनी एडवांस फॉर्म कि अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि 8 ट्रांजिस्टर की आईसी, 16 ट्रांजिस्टर आईसी, 32 ट्रांजिस्टर आईसी, यानी कि एक ट्रांजिस्टर में 8, एक आईसी में, यानी कि एक आईसी में 16 ट्रांजिस्टर लग जाएंगे, 32 ट्रांजिस्टर लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों, मतलब बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स अगर एक स्मॉल आईसी के अंदर आपको लगाने को दे दिए जाए, तो एक ऐसी आईसी कहलाती है माइक्रो प्रोसेसर। 4th जनरेशन का मैजिक ये था कि इस स्मॉल चिप में, और इस स्मॉल चिप का साइज कितना है, अराउंड थंबनेल, इतना छोटा सा ये एक सिलिकॉन चिप है। इसके अंदर इतने छोटे से साइज में हमने बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया। सही है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत पावरफुल आईसी है जिसके अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स हमने इसके अंदर फिट करके इसका काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, एफिशिएंसी इस लेवल पे बढ़ गई। तो हमने जो है वो 4th जनरेशन में कदम रख दिया। अब इस 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये सारे हमारे सामने हैं, ये आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। आपके लैपटॉप्स, आपके पीसीज, आपकी स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स, जितने भी हैं सारे 4th जनरेशन का जो कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट, माइक्रो प्रोसेसर, उस पर बेस कर रहे हैं। फिर हमें पता है कि हमारा जो करंट एरा है ये एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोट्स का ज़माना है। ये हमारी 5th जनरेशन है। हमने इसी आईसी का एक बहुत ही एफिशिएंट यूज़ इस जनरेशन में किया कि हमने इन मशीन्स को एक स्मार्ट आईसी, एक आईसी की बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म लगा दी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 5th जनरेशन के अंदर भी स्टिल वी आर यूजिंग दिस कंपोनेंट, मींस माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हमने फिट कर दिया इन मशीन्स के अंदर जिन्हें हम रोबोट्स कहते हैं। उन मशीन्स को हमने सोचने की, समझने की, सीखने की, परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज़ दे दी। तो ये मशीन्स डे बाय डे हमारे सामने आती जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि ये हमारा काम आसान कर रही हैं। स्मार्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस है, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, या फिर ऐसे काम जिसमें इंसान अपने लिए ख़तरा समझता है उस जगह पे जाना, वहाँ पर हम रोबोट को भेज देते हैं और हम ये काम करवा लेते हैं। तो इस फिगर से मेरा मकसद आपको इस आईसी का एक आइडिया देना था कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है। इसके साथ साथ इस माइक्रो प्रोसेसर का वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या रोल है। जॉन वॉन न्यूमैन, मैथमेटिशियन कह लें, फिजिसिस्ट कह लें, पॉलीमैथ, बहुत सारी फील्ड्स थी इनके पास। इन्होंने जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया, मॉडर्न कंप्यूटर्स की फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए। 1940s के एरा में इन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट पेश किया कंप्यूटर के बारे में, जिसे हमने कहा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इसके अंदर इन्होंने कुछ मेन थीम्स, कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए, दुनिया के सामने प्रेजेंट किए। उसमें से उन्होंने ये बताया कि आइंदा जो की रोल होगा, मेन रोल होगा इस पूरी मशीन के अंदर, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अ ब्रेन एक्ट करेगा और तमाम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। इनसे पहले वॉन न्यूमैन से पहले किसी ने भी ये आइडिया नहीं दिया था कि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली मेन मेमोरी के साथ डेटा को शेयर करेगा, डायरेक्टली मेन मेमोरी से डेटा फैच करेगा, मेन मेमोरी के अंदर डेटा वापस राइट करेगा। ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया कि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस करेगा मेन मेमोरी को। इसी तरह
कंप्यूटर मेमोरीज यानी जिसको आप रैम समझते हैं, इनसे पहले वॉन न्यूमैन से पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोग्राम के लिए और डेटा के लिए दो सेपरेट मेमोरीज यूज होंगी। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस आप कह लें, इंस्ट्रक्शंस अलग मेमोरी में जाएंगी, डेटा अलग मेमोरी में होगा। लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा शुड शेयर द सेम मेमोरी, दोनों एक ही मेमोरी के अंदर रखनी चाहिए, अलग अलग मेमोरी में रखने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस और डेटा, इसको आप ऑपकोड कह लें, सही है, ये हमारा ऑपरेंड हो गया। मींस इंस्ट्रक्शंस और डेटा ये दोनों सेम मेमोरी शेयर करेंगे, तो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। इसी तरह एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं, चाहे वो पिकनिक का प्रोग्राम है या फिर आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आपने एक सीक्वेंस के अंदर, किसी ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करना है ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को आप अचीव कर सकें। तो वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होंगी, उनका कॉन्सेप्ट भी वॉन न्यूमैन ने दिया कि इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम वी विल एग्जीक्यूट वन बाय वन इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो ये चार की कॉन्सेप्ट से जो जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रेजेंट किए कि फ्यूचर कंप्यूटिंग मशीन्स इस तरह काम करेंगी। और फिर दुनिया ने देखा कि जो 1970s के कंप्यूटर्स बने वो इसी फिनोमेना के ऊपर काम कर रहे थे, और आज तक भी तकरीबन इसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की एक मॉडिफाइड फॉर्म आप कह लीजिए, उनके ऊपर आज हमारे सारे कंप्यूटर बेस कर रहे हैं। फिर अगर मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प के साथ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करूं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में कैसा लगेगा, तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स देगा, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। रजिस्टर्स डेटा को होल्ड करेगा या फिर डेटा को सेंड करेगा टू द अदर कंपोनेंट्स। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में रहेगा, मेन मेमोरी के साथ डेटा एक्सचेंज करेगा, और हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ये डेटा सप्लाई करेंगी टू द मेन मेमोरी, सही, या फिर मेन मेमोरी से डेटा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जाया करेगा। तो इस आर्किटेक्चर को हमने इस चैप्टर में बहुत डिटेल से समझना है, सीपीयू की फंक्शनैलिटी को मजीद डिटेल में देखना है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा मेन टॉपिक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या रोल प्ले करता है, इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को बाकायदा शुरू करेंगे, देखेंगे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या है। वन लास्ट पॉइंट आपके इंटरेस्ट के लिए, एक पिक्चर आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, मुझे देख के ख्याल आया, ये तो वॉन न्यूमैन है, जॉन वॉन न्यूमैन। ये कोई इनके दोस्त नहीं है, ये इनके कोलीग हैं, ये हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जॉन वॉन न्यूमैन को हेल्प आउट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर जॉन वॉन न्यूमैन को इनवाइट करने वाले हैं। अगर किसी का माइंड थोड़ा सा क्यूरियस है तो उसे ये पता लगाना चाहिए कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था और वॉन न्यूमैन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्या काम था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।